हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अत्यधिक शुष्क क्षेत्र खाली स्थान कहलाते हैं। तो जहाँ पर सूखा रहता है, पानी उनी नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंजर बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। फिर दूसरा है लद्दाख एक खाली स्थान रेगिस्तान का उदाहरण है। तो लद्दाख एक ठंड रेगिस्तान है, इसमें सब तरफ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पर भी उतना अधिक जीवन नहीं पाया जाता है। जिससे रेगिस्तान में कम जीवन मिलता है, कैक्टस, कंटे या फिर कुछ कम ही पशु होते हैं जैसे ऊँट हो गया ये सब। तो वैसे ही लद्दाख में भी कम जानवर सभी पाए जाते हैं या फिर कम वनस्पति पाई जाती है। फिर तीसरा है सहारा रेगिस्तान खाली स्थान महाद्वीप में है। तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर चौथा है मरुद्यान खाली स्थान रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलते हैं। तो मरुद्यान जो है सहारा रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलते हैं। जो मरुद्यान है यह गर्म क्षेत्र, मतलब जो गर्म मरुस्थल है उसमें भी मिलेंगे। ठंडे मरुस्थल में यदि मरुद्यान नहीं पाए जाते हैं। फिर पांचवा है रेगिस्तान का जहाज खाली स्थान है। तो ये तो सभी जानते होंगे, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। फिर हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से हम लोग को एक को सही टिक मारना है। जो सही है उसको हम लोग को सही करना है। पहला में देखिए, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो कालाहारी मरुस्थल वो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। फिर दूसरा है लद्दाख के उत्तर में स्थित पर्वत है। तो लद्दाख का जो उत्तर है उसमें क्या है? काराकोरम ये पर्वत स्थित है, काराकोरम। फिर तीसरा है बेडुइन तथा तुआरेग जनजाति किस मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है? तो ये कहाँ? सहारा मरुस्थल में निवास करती है। फिर चौथा है द्रास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो द्रास कहाँ पर है? लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है द्रास। लद्दाख मरुस्थल जम्मू कश्मीर उसी में है द्रास। यह एक दर्शनीय प्लेस है, यहाँ पर आप लोग जाइएगा तो घूम सकते हैं। फिर तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे। पहला है गर्म रेगिस्तान किस अक्षांशों के पास पाए जाते हैं? तो जहाँ पर सूर्य की किरण सीधे पड़ती है वहीं पर ना जो है रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान मिलेगा। और जहाँ पर सूर्य का किरण जो है अधिक नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर क्या ठंडे रेगिस्तान मिलेंगे। तो देखिए, उच्च दाब वाले क्षेत्रों में कर्क और मकर रेखा के आसपास 20 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये जो डिग्री है 20 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर जो सूर्य की किरण है वो सीधे पड़ती है। मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा ये आसपास जो है सूर्य की किरण लगभग सीधे पड़ती है, इसलिए यहीं पर जो है रेगिस्तान अधिकतर पाए जाते हैं, गर्म रेगिस्तान। फिर दूसरा है विश्व के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान का नाम बताइए। तो सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग को बताना है विश्व के सर्वाधिक गर्म स्थान का नाम बताइए। उत्तर देखिए, लीबिया के दक्षिण भाग का अल अजीजिया क्षेत्र विश्व का सबसे गर्म भाग है। यही 1922 ईस्वी में यहाँ का अधिकतम तापमान 57.7 डिग्री दर्ज किया गया था। तो यह एक रेगिस्तान है लीबिया के दक्षिण में जिसका नाम है अल अजीजिया, और यह अभी तक का सबसे गर्म रेगिस्तान है। और इसका जो सबसे मैक्सिमम जो तापमान है, सबसे अधिक तापमान वह 1922 में देखा गया था। कितना? लगभग 57.7 डिग्री सेल्सियस इतना था। इतना में तो हम लोग जल के पूरा भाप बनने लगते हैं। फिर अगला है चौथा, कैक्टस सदृश वनस्पति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जो कैक्टस है यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो देखिए इसका उत्तर है मरुद्यानी क्षेत्रों में, मतलब जहाँ पर हल्का पानी भी मिलता है कैक्टस भी वहीं रह सकते हैं। जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं मिले वहाँ पर कोई वनस्पति ही रह ही नहीं सकता है। फिर पांचवा है लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? उत्तर देखिए, लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन थुक्पा तथा सांपा है। ये लोग लद्दाख में जहाँ पर अधिक खेती नहीं हो पाती, लोग थुक्पा एवं सांपा इस प्रकार के भोजन करते हैं। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है रेगिस्तान किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर देखिए, ऐसे प्रदेश जो अत्यधिक शुष्क हो अर्थात जहाँ वर्षा बहुत कम होती हो एवं तापमान अधिक उच्च या निम्न हो,
वनस्पति विरल हो रेगिस्तान कहलाते हैं। और जो रेगिस्तान है वह दो प्रकार के होते हैं, पहला गर्म रेगिस्तान और दूसरा ठंडा रेगिस्तान। रेगिस्तान उसको बोलते हैं जहाँ पर हम लोग को वनस्पतियाँ या फिर बहुत कम वर्षा या फिर अत्यधिक तापमान या फिर निम्न तापमान देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान सुनने के बाद हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि रेगिस्तान गर्म होते हैं, वहाँ पर कैक्टस पाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक ठंडा रेगिस्तान भी होता है जहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ मिलता है। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? उत्तर देखिए, लद्दाख में गोम्पा दर्शन, घास के मैदान, हिम नदी की सैर तथा विभिन्न अनुष्ठानों को देखने यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं। देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है। तो वहाँ पर गोम्पा दर्शन मतलब पहाड़ हो गया, घाटी हो गया, ये सभी को, या फिर घास के मैदान हो गए, जो बर्फीले प्रदेश हैं उसके जब नीचे तलहटी पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वे बहुत आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ हिम नदी मतलब बर्फ एक साइड है, एक साइड फिर पानी बह रहा है, उसको देखने के लिए, या फिर अनुष्ठान के लिए मतलब वहाँ पर जैसे कैलाश पर्वत हो गया, तो विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थल है तो लोग वहाँ पर अनुष्ठान के लिए भी जाते हैं। तो यही सब जो है लद्दाख में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मरुद्यान किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर देखिए, कहीं कहीं पवन मरुस्थल में बालू को उड़ाकर गर्त का निर्माण करती है। उस गर्त में जल जमा हो जाता है जिसके कारण आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। इसके आसपास लोग फसलें उगाते हैं तथा निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र को ही मरुद्यान कहा जाता है। देखिए, मरुस्थल में जो है बहुत तेज हवाएं बहने लगती हैं, वहाँ की जो गर्म रहती है, तो जब गर्म होता है तो हवा का जो फ्लो है अधिक होता है, और ठंड में जो हवा का जो गति रहता है वह कम होता है। तो जो वहाँ जो बालू को हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है, तो जब अत्यधिक बालू को उड़ा के ले जाती है तो वहाँ पर गड्ढा बनता है, और जब वर्षा होती है तो वहाँ पर जल जमा हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर ये आसपास वर्षा होगी तो खेतों में जल जमा हो जाता है, उसी प्रकार वहाँ जमा हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर वनस्पति का विकास होने लगता है और एक उद्यान जिससे बन जाता है। जैसे उद्यान में क्या फल फूल मस्त मस्त फूल सब रहते हैं, पेड़ सब रहते हैं, तरह तरह के मतलब फूल या फिर फल वाले सब लगाए जाते हैं, उसी प्रकार उद्यान वहाँ पर बन जाते हैं। एक तरफ कैक्टस है, एक तरफ नारियल का पेड़ है, बीच में थोड़ा सा जल जमा हुआ है, किनारे किनारे लोग रहते हैं, फिर वहाँ पर फसल उगाते हैं। तो इस प्रकार का वहाँ पर एक स्थिति बन जाता है, वहाँ पर एक जगह बन जाता है, तो इसी को हम लोग मरुद्यान बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेगिस्तान में अल्प वनस्पति होती है क्यों? उत्तर देखिए, अत्यधिक ताप विषमता एवं बहुत अल्प वर्षा के कारण पौधे यहाँ जीवित नहीं रह पाते। वनस्पतियों में यह मुख्य रूप से कैक्टस, खजूर एवं एकेसिया के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने जड़ को भूमि की गहराइयों में ले जाते हैं तथा जल की प्राप्ति करते हैं। देखिए, जो रेगिस्तान है उसमें अल्प वनस्पति पाई जाती है, मतलब बहुत कम वनस्पति पाई जाती है या फिर छोटे छोटे वनस्पति पाई जाती है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होती है और वहाँ पर जल भी मिलना बहुत दुर्लभ हो जाता है। कुछ कुछ पेड़ जैसे कि कैक्टस, खजूर या एकेसिया, ये वहाँ पर रहने के लिए अनुकूल हो गए। कैक्टस के पत्ते नहीं होते हैं जिससे वे अपना जो जल है उसका बचाव कर लेते हैं। साथ ही साथ ये खजूर हो गया, एकेसिया हो गया, ये अपने जड़ को बहुत जमीन की गहराई तक ले जाते हैं, जहाँ पर वे भूम जल से जो होता है अपने पौधे के लिए या फिर जो भी अपने पत्तियाँ हो गई, टहनी हो गई, उसके लिए जल आपूर्ति करते हैं। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, यह किस नदी पर बना है? तो जो न्यूरेक बांध है यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। यह लगभग 950 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर ऊंचा है। 950 या फिर 928 मीटर के आसपास है, तो लगभग 1 किलोमीटर उतना ऊंचा है। यह बांध ताजिकिस्तान में वक्स नदी पर बना हुआ है। तो नदी का क्या नाम है? वक्स नदी पर बना हुआ है। फिर 5वां नंबर देखिए, हम लोग को अंतर बताना है। पहला में है गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। उत्तर देखिए, गर्म रेगिस्तान, यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जबकि रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। फिर आगे है, वायु में जलवाष्प नहीं होती। यहाँ वनस्पति में कैक्टस, खजूर एवं एकेसिया के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप एवं छिपकलियाँ पाई जाती हैं। फिर है ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान में क्या क्या मिलता है? देखिए, यहाँ दिन एवं रात दोनों काफ़ी
ठंडे होते हैं। ठंडे रेगिस्तान मतलब जहाँ पर दूर दूर तक केवल बर्फ ही होता है। तो अगर वहाँ पर बर्फ़ है तो बर्फ़ को छूने से ही ठंडा लगता है, तो सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगा। तो वहाँ दिन हो या रात हो क्या फ़र्क पड़ता है, हमेशा ठंड का ही ठंड रहेगा। फिर दूसरा है वायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। जो रेगिस्तान में तो देखिए, रेगिस्तान में ज़्यादा जल नहीं रहता है, इसलिए वहाँ की वायु में जो है नमी नहीं रहती, परंतु यहाँ पर तो सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और बर्फ़ मतलब पानी। देखिएगा जितने भी, जैसे गंगा नदी का जल आपूर्ति कहाँ से होती है, बर्फ़ से होती है। या फिर यमुना नदी बर्फ़ से होती है। बर्फ़ से उन दोनों नदी की जो है जल आपूर्ति होती है, और उतना उतना जल जो कभी सूखता ही नहीं है। तो सब तरफ जल ही जल वहाँ पर। और एक तो हवा में नमी रहेगी और ऊपर से काफ़ी ठंड रहेगी। आप लोग अगर सिंपल कपड़ा में निकलेगा तो तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगेगा और आप लोग का कुल्फी जम जाएगा। फिर आगे है झरने के किनारे वनस्पतियाँ, घाट, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है एवं गर्मी के दिन में सेब, खुबानी एवं अखरोट के वृक्ष पल्लवित होते हैं। तो झरनों के किनारे जो है वनस्पतियाँ पाई जाती है या फिर छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, और गर्मी के दिन में वहाँ पर सेब, खुबानी या फिर अखरोट के वृक्ष पल्लवित होते हैं, मतलब वहाँ पर फल फूल लगते हैं गर्मी के दिन में। फिर अगला है, यहाँ साकिन, याक, तिब्बती, अभेद जंगली बकरी, कुत्ते, खरगोश आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अभेद नहीं होगा, ये गलती से लिखा गया है, इसको नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए साकिन मिलता है, याक मिलता है, फिर तिब्बती जंगली बकरी, कुत्ते और खरगोश, ये जानवर सब पाए जाते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है, टिबेस्टी और काराकोरम में हम लोग को जो है अंतर बताना है। पहला देखिए, टिबेस्टी यह गर्म रेगिस्तान है। यह सहारा मरुस्थल में स्थित है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए टिबेस्टी जो है गर्म रेगिस्तान है और यह सहारा रेगिस्तान है, और सहारा रेगिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है टिबेस्टी, और इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है वह 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर काराकोरम यह एक ठंडी रेगिस्तान है। यह लद्दाख में स्थित है। हमने पहले भी देखा था, लद्दाख के उत्तर में क्या है, काराकोरम है। तो यह लद्दाख में स्थित है। फिर अगला है, वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पर तो अधिकतर बर्फ़ ही बर्फ़ गिरते हैं, वर्षा बहुत कम होती है। तो वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हम लोग को कारण बताना है। पहला में है, मरुद्यान में वनस्पति पाई जाती है। मतलब मरुद्यान में वनस्पति क्यों पाई जाती है, इसका हम लोग को कारण बताना है। देखिए उत्तर, कहीं कहीं पर पवन मरुस्थल में बालू को उड़ाकर गर्त का निर्माण करती है। उस गर्त में जल जमा हो जाता है, जिसके कारण आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। इसके आसपास लोग फसलें उगाते हैं तथा निवास करते हैं। मरुद्यान में जल की उपस्थिति के कारण ही वनस्पति पाई जाती है। देखिए वनस्पति, मरुद्यान मतलब जब रेगिस्तान में हवाएं जो होती है धूल को उड़ा कर ले जाती है और वहाँ पर गड्ढा बन जाता है, तो जब वर्षा होती है तो वहाँ पर जल जमा हो जाता है, और जहाँ पर जल रहेगा वहाँ पर स्वाभाविक है कि पेड़ पौधे या फिर घास फूस होंगे ही, तो वहाँ पर वनस्पतियाँ उगने लगती है। गड्ढा में जल जमा हो जाता है और जल के कारण ही वहाँ पर वनस्पति उगती है, और उसी गड्ढा में जब जल जाता है और जो वनस्पति उगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मरुद्यान बोलते हैं। इसीलिए मरुद्यान में जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लद्दाख के निवासी प्रकृति से सामंजस्य एवं संतुलन बनाकर रखते हैं। कारण बताना है, क्यों बनाकर रखते हैं। उत्तर देखिए, लद्दाख एक ठंडी रेगिस्तान है। यहाँ इतना ठंड है कि यहाँ पर वनस्पति एवं जीवन की कल्पना जो है कठिन है, परंतु फिर भी लद्दाख में रहने वाले लोगों ने प्रकृति से सामंजस्य बनाकर वहाँ पर जीना सीख लिया है। वे भोजन में थुक्पा एवं सांपा खाते हैं तथा अपने खाद्य आपूर्ति के लिए भेड़, बकरी या खरगोश इत्यादि पालते हैं। जल की आपूर्ति के लिए वे सोते या झरने का प्रयोग करते हैं। देखिए संतुलन बनाकर क्यों रखते हैं। देखिए वहाँ पर जो है ठंडा रेगिस्तान है, वहाँ पर जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। -18 डिग्री में जब बर्फ़ जो है 0 डिग्री में ही जम जाता है, तो -18 डिग्री, -20 डिग्री के आसपास लोग का रहना जो है बिल्कुल कठिन हो जाता है। तो वहाँ के लोग प्रकृति से सामंजस्य बनाकर रखते हैं। वहाँ पर जो थुक्पा और सांपा इत्यादि भोजन करते हैं तथा खाद्य आपूर्ति के लिए वे लोग भेड़, बकरी, खरगोश इत्यादि पालते हैं। भेड़ बकरी से वे लोग दूध की प्राप्ति करते हैं और मांस की प्राप्ति करते हैं। उसके खाल से जो है गर्म प्रदान करने वाले कपड़ा इत्यादि बनाते हैं, तथा जल की आपूर्ति के लिए वे वहाँ के प्राकृतिक रूप से सोते या फिर झरने का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, सहारा रेगिस्तान के निवासियों एवं आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण दे।
तो सहारा रेगिस्तान के निवासियों एवं वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप का हम लोग को विवरण देना है। वहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं एवं वे किन प्रकार से जीवन यापन करते हैं। उत्तर देखिए, सहारा रेगिस्तान के निवासियों एवं आर्थिक क्रियाकलाप का विवरण का नंबर में है। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। तो वहाँ पर जो बहुत गर्म जलवायु रहती है तो वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं और दो प्रजाति वहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती हैं। पहला है बेदुइन और दूसरा है तुआरेग। फिर देखिए ख है, चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन भी पालते। देखिए वहाँ पर तो अत्यधिक खेती होती नहीं है तो वहाँ पर लोग क्या खाएंगे, इसलिए वे बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, ऊंट पालते हैं एवं घोड़े पालते हैं ताकि वे इनसे जो है दूध या फिर कपड़े के लिए उनके जो खाल होते हैं उससे गर्म प्रदान करने वाले कपड़े या फिर मांस प्राप्त कर सकें। फिर अगला है ग नंबर, इन पशुओं से ये लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई काटने, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए किया जाता है। या कालीन है, कालीन मतलब चादर होता है। देखिए इन पशु के से दूध मिलता है, उससे वह अपने खाद्य आपूर्ति करते हैं तथा उनकी खाल से जो है वह जूते, पानी के लिए बोतल या फिर पेटी इत्यादि बनाते हैं और उनके बाल जो होते हैं उनसे जो वे चटाई, कालीन या फिर कपड़े, कंबल इत्यादि बनाते हैं। फिर घ नंबर है, धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अब लोग रेगिस्तान वाले लोग को देखते होंगे, वे बहुत मतलब मोटे मोटे कपड़े सब पहनते हैं। एक तो गर्मी वहाँ पर रहता है और वे लोग बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े भी पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मोटा कपड़ा होता है वह उन्हें सूर्य की गर्मी से भी बचाता है तथा वहाँ पर उड़ने वाली गर्म हवाएं या फिर धूल, बालू इत्यादि से भी उनके शरीर को सुरक्षित रखता है। फिर आगे देखिए, दूसरा नंबर है, लद्दाख की स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करते हुए वहाँ के वनस्पतियों एवं प्राणियों के बारे में लिखिए। हम लोग को वहाँ का स्थिति बताना है, लद्दाख कहाँ पर है, वह कितना दूर दूर तक फैला हुआ है, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है तथा वहाँ पर जीव जंतु किस प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। देखिए उत्तर, लद्दाख उत्तर में काराकोरम एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कारगिल में 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक है। यहाँ 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए तो लद्दाख है वह उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत के मध्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 45,110 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो ऊंचाई कारगिल में है वह 3 किलोमीटर है। देखिए 3 किलोमीटर ऊंचा, उतना ऊंचा है और काराकोरम तरफ तो 8 किलोमीटर ऊंचा तक है और इसकी मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहला है वृहद हिमालय, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। देखिए उच्च शुष्कता तथा अत्यधिक ठंड के कारण वनस्पति विरल है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह स्थान निर्जन नहीं है। जंतुओं और वनस्पतियों ने इनकी विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूलन विकसित कर लिया है। वनस्पति के नाम पर यहाँ कहीं कहीं घास, छोटी झाड़ियाँ, जंगली औषधियाँ, सोते या झरने के किनारे पाई जाती है। ऊंची ढलाने से सिंचित क्षेत्रों में कुछ वनस्पतियां मिलती है। घाटी क्षेत्रों में सरपत एवं पॉपुलर के वृक्ष देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट के वृक्ष पल्लवित होते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है, तो यहाँ पर घास फूस, छोटी झाड़ियाँ या फिर जंगली औषधियाँ पाई जाती हैं और गर्मी के दिनों में यहाँ पर सेब, खुबानी एवं अखरोट के वृक्ष जो है वह पल्लवित होते हैं, मतलब वहाँ पर फल फूल लगते हैं। अगर देखिए लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां मिलती है। इनमें से अधिकतर प्रवासी पक्षी हैं जो गर्मियों के मौसम में देखे जाते हैं। तो देखिए जो पंछी है वहाँ वे काफ़ी प्रवास करते हैं, मतलब वे जहाँ पर रहते हैं अगर वहाँ पर वे ठंड में रहने वाले पंछी है तो जहाँ पर गर्म होगा वे वहाँ से प्रवास कर जाएंगे ठंडे रेगिस्तान, मतलब ठंड की ओर। तो उसी प्रकार प्रवासी पक्षी और जो ठंडे में रहते हैं वे गर्म की ओर प्रवास करते हैं।
मतलब जो ठंड में रहना चाहते हैं वे ठंड में करेंगे, और जो गर्म में रहने वाले पंछी वे गर्म की ओर जो है अपना प्रवास करते हैं। मतलब जितने भी पंछी हैं अपना घर बार छोड़ के जहाँ पर उन लोग को गर्मी की प्राप्ति हो गई वे लोग उधर उड़ते हैं। और जो ठंड रेगिस्तान में रहना चाहते हैं, मतलब जो ठंडे प्रदेश में रहना चाहते हैं, यदि वहाँ का मौसम गर्म हो गया तो वे लोग उसको छोड़कर जहाँ पर ठंड मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ के पक्षियों में रोबिन, रेड स्टर्ट, तिब्बतीय स्नोकॉक, रेवेन, हुप, कुलिंग, दहियल, थिरथिरा, हुदहुद आदि प्रमुख है। यहाँ पर पक्षियों की लगभग 225 प्रजातियाँ देखी गई है। आगे है, लद्दाख के स्तनधारी पशुओं में मुख्य रूप से दुर्लभ साकिन, याक, तिब्बतीय भेड़, नयान, नीली भेड़, भराल, जंगली बकरी, कुत्ते, खरगोश, हिम तेंदुआ, तिब्बती हिरन शामिल हैं। हाल ही में यहाँ तिब्बतीय रेतीली लोमड़ी भी खोजी गई है। इन जानवरों का उपयोग दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पर जो पशु याक, साकिन, जंगली बकरी, भेड़, कुत्ते, खरगोश या फिर हिरन ये सब पाए जाते हैं। और फिलहाल में ही वहाँ पर एक लोमड़ी को भी खोजा गया है। और इन सभी जानवरों का प्रयोग वहाँ पर तो ज़्यादा खेती होती नहीं है, तो इसका प्रयोग वे लोग दूध, मांस या फिर खाल प्राप्त करने के लिए करते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर 10 था उसका क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। आई होप जो क्वेश्चन आंसर है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।